तो दोस्तों, डेवलपमेंट की एक्चुअल मीनिंग तो हम सब जानते हैं, बट इस चैप्टर में हम लोग डेवलपमेंट की एक्चुअल मीनिंग देखेंगे इन द टर्म्स ऑफ आवर कंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hello guys and welcome back to class study. As you can see in this video lecture we are going to cover chapter first of economics, that is development. तो हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम डेवलपमेंट है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये स्लाइड चाहिए तो इसके लिए तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल ये चैप्टर हम लोग का मेन फोकस रहने वाला है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें पहली लाइन में क्या लिखा गया है कि जो डेवलपमेंट है वो हमारी कंट्री के पॉइंट से क्या हो सकता है। तो देखो, हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट वो चीज़ हो सकती है जिसमें पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज होता रहे और जो लिविंग स्टैंडर्ड है हमारी पॉपुलेशन का उसे इंक्रीज होना चाहिए, पॉवर्टी लेवल रिड्यूस होना चाहिए, लिटरेसी इंक्रीज होनी चाहिए और इलिटरेसी डिक्रीज होनी चाहिए, क्राइम रेट कम होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उस कंट्री को हम लोग डेवलप कह सकते हैं। फिर उसके बाद देखो दूसरे पॉइंट में क्या लिखा गया है। जो अलग अलग पीपल होते हैं ना, उन सबका डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है। अब तुम इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे किसी का डेवलपमेंट गोल होगा कि उसे और भी ज़्यादा बिल्डिंग बनानी है और किसी का डेवलपमेंट गोल होगा कि उसे एक छोटा सा घर चाहिए। तो तुम लोग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होगे। और एक एग्जांपल और दे देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं केमिकल कंपनी का। उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि वो उसका जो कंपनी है वो किसी नदी के बगल में रहे या फिर किसी ओशिन के बगल में रहे, जिससे वो केमिकल वेस्ट है वो उस ओशिन या तुम कह सकते हो सी में डायरेक्ट डंप कर सके। तो ये चीज़ तो कंपनी वालों के लिए डेवलपमेंट है। बट जो वहाँ के लोकल पीपल रहेंगे, यानी उस ओशिन या तुम कह सकते हो रिवर के जो पास में कुछ लोकल लोग रहेंगे, उन लोग के लिए वो डेवलपमेंट नहीं रहेगा। क्योंकि अगर उनके जो वाटर का सोर्स है उसे ही केमिकल इंडस्ट्री वाले बेकार कर देंगे तो उन लोग के लिए वो डेवलपमेंट ऑफ कोर्स नहीं है। तो ये चीज़, एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, जो किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है वो किसी और के लिए डेवलपमेंट नहीं बल्कि उसके लिए नुकसान का भी कारण बन सकता है। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी ये एग्जांपल दिया, जैसे कि मैंने बोला ना, कंपनी वालों के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट है वो लोकल पीपल के लिए वो डेवलपमेंट नहीं बल्कि नुकसान का कारण है। ओके, अब देखते हैं ये तीसरा पॉइंट क्या लिखा है। देखो, जितनी भी कंट्रीज़ की बात करूँ वो ज़्यादातर डेवलप तब होती हैं जब उनका इनकम ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं इनकम एक मेजर कंपोनेंट है डेवलपमेंट का। इसी के साथ साथ ये 3 पॉइंट खत्म। अब हम लोग देखने वाले हैं कि डेवलपमेंट डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है। डेवलपमेंट 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मटेरियल थिंग और एक नॉन मटेरियल थिंग। जो मटेरियल थिंग है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि तुम उसको टच कर सकते हो, और जो नॉन मटेरियल थिंग है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, उसको तुम ऐसे टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मटेरियल थिंग का अगर एग्जाम्पल दो तो तुम लोग कह सकते हो मनी। मनी एक मेजर सोर्स है डेवलपमेंट का। गोल्ड ले सकते हो एग्जाम्पल में, सिल्वर ले सकते हो, देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई। कार ले सकते हो, मोटर बाइक हो, ये सब चीज़ें आती हैं मटेरियल थिंग में। अब बात करें अगर नॉन मटेरियल थिंग में, तो इसका एग्जांपल वो सारी चीज़ें होती हैं जिसको तुम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, तुम फ्रीडम को टच नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट को टच नहीं कर सकते, बट ये सारी चीज़ें चाहिए होती है एक कुछ लोग होते हैं जिन लोग के पास पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन रिस्पेक्ट उन्हें कहीं से नहीं मिलती। लोग गलियों में घुसते हैं तो फिर लोग उन्हें चप्पल फेंक के मारते हैं। तो तुम लोग समझ ही चुके होगे मैं बात कर रहा हूँ मिनिस्टर्स की, जिन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, इसीलिए उनको रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ मिलती नहीं है। एजुकेशन, इक्वलिटी। इक्वलिटी देखो एक बड़ा जो है ना डेवलपमेंट का जरिया होता है। लोग इक्वल नहीं होते, जैसे कि बात करो कि लड़कों को लड़कियों के इक्वल बनाया नहीं जाता है, ये एक नॉन डेवलपमेंट रीजन है। तो डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। नॉलेज होना चाहिए एक पर्टिकुलर इंसान के पास। इसी के साथ साथ अब हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब देखने वाले हम लोग कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। तो पर कैपिटा इनकम तो तुम कह सकते हो इनकम ऑफ एन एवरेज पर्सन इन दैट कंट्री पर ईयर, यानी एक साल में एक पर्सन कितना इनकम कर पाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम, और ये एवरेज इनकम है। ओके, तो इसको तुम लोग निकाल भी सकते हो। अगर तुम लोग टोटल इनकम ऑफ पीपल को टोटल नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर देते हो तो तुम्हें पर कैपिटा इनकम इजीली मिल जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं हमें क्या दिखता है।
तो देखो, अब एक और चीज़ कि अगर कोई कंट्री है वो 12,056 डॉलर से ज़्यादा कमाती है या ज़्यादा अर्न करती है, तो उस कंट्रीज़ को हम लोग रिच कंट्रीज़ कह सकते हैं। और अगर कोई कंट्री है जो 955 डॉलर से लेस कमाती है, तो उसको हम लोग पुअर कंट्रीज़ कह सकते हैं। तो तुम्हें जान के ये खुशी होगी कि हमारी कंट्री ना तो ज़्यादा रिच है और ना ही ज़्यादा पुअर है। हमारी कंट्री का एवरेज इनकम है $1,820, तो इसीलिए हम इसको एवरेज कंट्री भी कह सकते हैं। तो चलो देखते हैं और क्या लिखा गया है। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो कंट्री रिच है वही डेवलप्ड होती है। जो 90% कंट्री है ना, वो डेवलप है। जो 90% रिच कंट्री है वो डेवलप है, बट जो बचे 10% रिच कंट्री है वो डेवलप नहीं है। वो क्यों? देखो, मैं वो भी तुम्हें बता देता हूँ। देखो, केवल इनकम नहीं होता है एक मेन सोर्स डेवलपमेंट का। इनकम के साथ साथ फ्रीडम, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। अब अगर बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो ये डिस्पैरिटीज़ को बढ़ावा देता है, डिस्पैरिटीज़ को हाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें 2 केस ले रहा हूँ। दोनों केस में जो पर कैपिटा इनकम है वो अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं 10,000। तो अब तुम लोग पहला केस लो जहाँ पर जो 99% लोग हैं उनकी एवरेज इनकम 5,000 से 7,000 के बीच में है। और जो 99% की मैंने बात की थी जिनकी एवरेज इनकम 5,000 टू 7,000 के बीच में। और एक दूसरी कंट्री है जिसका भी पर कैपिटा इनकम 10,000 ही है, बट उधर 90% लोग 500 रुपये कमा रहे हैं और बचे 10% लोग 25,000 या 1 लाख रुपए कमा ले रहे हैं। तो जो कंट्री ए है उसे डेवलप कहा जाएगा, क्योंकि उसमें जो रिसोर्स है और जो मनी है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बट जो कंट्री बी है उसमें रिसोर्स और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इसलिए जो कंट्री ए है वो ज़्यादा डेवलप होगा और जो कंट्री बी है उसको डेवलप कंट्री नहीं कहा जाएगा। तो इसी वजह से जो 90% रिच कंट्रीज़ है केवल वही डेवलप होती है, और जो बची 10% कंट्रीज़ वो उन्हें डेवलप नहीं कहा जाता है। ओके, तो अब देखते हैं क्या दिया गया है। एक चीज़ और जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है वो ज़्यादातर रिच है लेकिन डेवलप नहीं है, क्योंकि उधर सिक्योरिटी नहीं होती है। वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी और फ्रीडम बिल्कुल नहीं होता है। और अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए में रेसिज्म होता है। तो रेसिज्म मतलब तुम लोग जानते हो, भेदभाव होता है। अब हम लोग बात करेंगे ये 3 स्टेट की। अब हम इन तीनों स्टेट को कंपेयर करने जा रहे हैं। So friends, now we are going to compare Haryana, Kerala and Bihar on the basis of development goals. तो अब हम लोग हरियाणा, केरला और बिहार इन तीनों को कंपेयर करने वाले हैं। तो ये वाला जो डाटा है ये 2015 टू 16 के अराउंड का है। तो जिसमें बताया गया कि जो हरियाणा है उसकी पर कैपिटा इनकम 1,80,000 है। केरला की पर कैपिटा इनकम 1,63,475 रुपीज़ है। बिहार की पर कैपिटा इनकम 34,409 रुपीज़ है। तो चलिए, हमने देख लिया कि अगर हम पर कैपिटा इनकम की टर्म्स में बात करें तो हरियाणा फर्स्ट पे आता है, केरला सेकंड पे आता है और थर्ड पे बिहार आता है। लेकिन अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जिसके बेसिस पे डेवलपमेंट होता है। पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी इसमें वो सारे बच्चे लोग आते हैं जो लोग अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। तो देख सकते हो तुम लोग, जिन लोग का जिन लोग का पहला बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाता है, तुम लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो बच्चे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अगर 1000 में से 30 बच्चे ऐसे जो अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते, केरला में 10 और बिहार में 35। तो ये जो आंकड़ा है यानी ये जो डाटा है ये 2017 के बेसिस पे है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लिटरेसी रेट की, यानी इसको LR कह सकते हो तुम लोग। तो लिटरेसी रेट क्या होता है? वो लोग जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, बस इतना काफ़ी है उन लोगों के लिए, तब वो लोग लिटरेसी रेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। इधर हम लोग परसेंट में बात करने वाले हैं, यानी 100 में से बात करेंगे हम लोग। तो हरियाणा का जो लिटरेसी रेट है वो 82% है, केरला का 94% और बिहार का सबसे कम 62%। अब हम लोग देखने वाले हैं NAR क्या होता है, यानी नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। इसमें वो सारे बच्चे आते हैं जो कि 15 से 14 ईयर के होने के बाद स्कूल अटेंड कर सकते हैं, यानी वो बच्चे
जो 14 या 15 ईयर के बाद स्कूल अटेंड करते हैं। तो इसके मुकाबले में अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे 61 बच्चे, 100 में से 61 बच्चे ऐसे हैं जो 14 और 15 ईयर के होने के बाद भी स्कूल अटेंड करते हैं। केरला में 83 और बिहार में सबसे कम 43। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हरियाणा की इनकम भले ही ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा डेवलप होता है केरला। यानी फर्स्ट नंबर पे केरला है, सेकंड नंबर पे हरियाणा डेवलप है और थर्ड नंबर पे बिहार है। तो चलिए, अब एक क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में उठेगा वो ये है कि केरला जो कि जिसकी इतनी ज़्यादा पीसीआई भी नहीं थी, यानी पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी, लो थी बल्कि, लेकिन फिर भी उसका IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये कैसे हुआ, ये केरला कैसे कर रहा है ये देखते हैं। तो केरला का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक है वो महाराष्ट्र से अच्छा है। ये तुम लोग पहला पॉइंट लिख सकते हो, और ये तुम कह सकते हो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसलिए मैंने 3 पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट तुम लोग ये लिख सकते हो कि वहाँ पे बेसिक हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ होती है, पर्याप्त है वहाँ पे बेसिक हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़। तीसरा पॉइंट पे तुम लोग ऐसा लिख सकते हो कि जो केरला है उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये 3 पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो, जिससे तुम लोग का 3 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये 3 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, तो बहुत भोले हो तुम लोग। 3 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि तुम लोग कहते हो ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी मास इंडेक्स की। तो देखो, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। अगर तुम लोग किसी भी वेट, मतलब किसी इंसान के वेट को उसके हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हो तो जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब अगर जो वैल्यू आई वो 18.5 यूनिट से कम होती है तो उस इंसान को हम लोग अंडर नरिश कहते हैं, या तुम लोग उसको कुपोषित कह सकते हो। अब अगर वो जो वैल्यू आई वो 18.5 या 25 के बीच में आती है तो वो नॉर्मल इंसान है, या फिर उसे फिट कह सकते हो तुम लोग। देखो यहाँ पे लिखा गया है। और अगर वो जो वैल्यू है वो 25 से ज़्यादा आई तो वो इंसान ओवरवेट है, समझे। ओके, तो अब ये चीज़ हो गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो आई होप कि तुम्हें बॉडी मास इंडेक्स वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा। अब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 चीज़ों पे, मतलब सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है जो कि एक ह्यूमन को डेवलप बनाती है। फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर मैं बात करूं इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स है, और इंडिया की जो HDI रैंक है वो 130 है आउट ऑफ 188। श्रीलंका की HDI रैंक से पहले उसकी देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो श्रीलंका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 75 ईयर्स है, या तुम लोग कह सकते हो 75.5 ईयर्स है। तो इसकी जो HDI रैंक है वो 73 आउट ऑफ 188 है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब तुम लोग सोच रहे होगे यार श्रीलंका इतना छोटा होने के बाद भी इंडिया को डिफीट कर रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आता है। तो अब तुम लोग सोचोगे कि भाई ये श्रीलंका इतना छोटा सा देश है और तब भी ये इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया को डिफीट कर रहा है, तो ऐसा क्यों। तो मैं बता दूं, श्रीलंका के जो पीपल हैं वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसलिए ये श्रीलंका जो है हमें डिफीट कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो अब बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी किसी जो रिसोर्स है उसका हम लोग यूज़ कम करके भी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है, इस वजह से हम उसको थोड़ा सस्टेन करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर, और इसी के साथ साथ हम थोड़ा डेवलप भी कर सकते हैं। तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें बेसिकली हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को थोड़ा देखेंगे। तो यार मुझे लगता है ना कि NCERT वालों का फेवरेट टॉपिक यही है, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि हर सब्जेक्ट में ये लोग यही टॉपिक इंक्लूड करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस में इंक्लूड करते हैं, सोशल साइंस में भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो यार मुझे लगता है कभी ऐसा भी दिन आएगा जब ये लोग ये मैथ्स में भी इंक्लूड कर देंगे, न्यूमेरिकल लगाओ, तो रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पे न्यूमेरिकल्स भी होने लगेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता ये सारी चीज़ें तुम्हें बताने के लिए होगी, फिर भी बता देता हूँ। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिसको नेचर रिप्लेनिश कर सकता है। फॉर एग्जांपल सनलाइट जो वापस से बन सकती है, ग्राउंड वाटर जो कि लगातार बनता रहता है, जो कि चीज़ वापस से रिन्यू हो जाती है, उसे हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं।
यानी जिस चीज़ को तुम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हो। अब दूसरे साइड में यानी इन आर लेफ्ट हैंड साइड, तो सॉरी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड में हम लोग का आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब ये वो सारी चीज़ें होती है जिसको तुम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हो, और यू कैन से ये इसको जो है ना रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है। इसका एग्जांपल तुम लोग ले सकते हो क्रूड ऑयल, कोल एक्सेट्रा। तो हम लोग जो है ना क्रूड ऑयल को काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है एक दिन ऐसा आ जाए जबकि ये क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाए और हमारे आने वाली पीढ़ी को ये पता भी ना हो कि ये क्रूड ऑयल क्या है। तो ठीक है, तो जैसे डायनासोर जो है ना ख़त्म हो चुके हैं, वैसे ही एक दिन क्रूड ऑयल भी ख़त्म हो जाएगा। इसको कोई रोक तो नहीं सकता है, बट हाँ हम लोग क्रूड ऑयल से एक बेटर टेक्नोलॉजी ढूंढ सकते हैं। हम लोग को यही करना चाहिए कि क्रूड ऑयल से एक बेटर टेक्नोलॉजी मिले जिससे हम लोग फ्यूचर में काम कर सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल सके। इसी के साथ साथ ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप कि तुम्हें इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगा होगा, क्योंकि काफ़ी इजी चैप्टर था और इकोनॉमिक्स में तुम्हें ऐसे ही चैप्टर देखने को मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि तुमको अगर इकोनॉमिक्स में मज़ा आ रहा है तो 11th में इकोनॉमिक्स ले लो, क्योंकि 11th की इकोनॉमिक्स थोड़ी टफ हो जाती है। तो 9th-10th में जो है ना ऐसे दिखाया जाता है कि हाँ बड़ा इजी है, ताकि तुम लोग 11th में इकोनॉमिक्स लो। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, अगर तुम्हारा इकोनॉमिक्स में वाकई इंटरेस्ट है तो तुम लोग ले सकते हो 11th में। फिलहाल ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि तुम्हें मज़ा आया होगा। इसी के साथ साथ अगर वीडियो लाइक नहीं किए हो तो यार क्यों वेट कर रहे हो, जाओ पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना। और साथ ही साथ उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उस पर जब तुम टैप करोगे फिर उसके बाद ऑल का ऑप्शन आता है, ऑल पे क्लिक करोगे तो तुम्हें सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। ओके, और सबसे पहले तुम्हें ही मिलेगी, लेकिन वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम सबसे पहले देख पाते हो या नहीं। इसी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए एंजॉय करो, सेफ रहो, बाय।